तो लेक्चर 3 में मैंने डिस्कस किया था वेव प्रॉपर्टीज़ फॉर लॉसी डाइलेक्ट्रिक, जिसमें मैंने फाइंड किया था अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू। अल्फ़ा जो था एटीन्यूएशन कांस्टेंट और बीटा क्या था फेज कांस्टेंट और गामा क्या था प्रोपोगेशन कांस्टेंट। एक मैं समरी लिख दिया हूँ जो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। अब एक दूसरी बात, ये जो फर्स्ट 4 इक्वेशन है मैक्सवेल 4 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, और ये जो 2 इक्वेशन जो देख रहे हो इसको बोलते हैं वेक्टर वेव इक्वेशन, या इसको होमोजीनियस वेक्टर हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन ही बोलते हैं। क्लियर? तो आपका ये पहला जो है मैक्सवेल इक्वेशन है, उसके बाद बाकी जो 2 है ये वाला जो है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, ये क्या आपका वेक्टर वेव इक्वेशन है। ओके, तो फ्री स्पेस के लिए अल्फा और बीटा क्या होगा? फ्री स्पेस का मतलब इंसुलेटर है एक तरह से, मतलब प्योर इंसुलेटर है जिसमें ये कंडक्टिविटी क्या होती है 0 है और परमिटिविटी क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर फ्री स्पेस के लिए जस्ट समझ लो, फॉर फ्री स्पेस के लिए कंडक्टिविटी क्या होती है 0 और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट। ओके, तो पुट दिस इन अल्फा एंड बीटा। जब इसमें पुट करेंगे तो आपको जो मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 0 आ जाएगा। क्यों? ये अगर ये 0 है तो ये 1 प्लस 0 1 1 माइनस 1 0। ओके, तो पूरा का पूरा होल टर्म क्या हो गया 0 आ गया। क्लियर? सेकेंड बीटा में इसमें अगर 0 पुट करोगे तो 1 प्लस 0 1, ये 1 प्लस 1 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बीटा इज इक्वल टू ओमेगा म्यू इनटू परमिटिविटी, और इसको क्या लिख सकते हो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए। तो अब जब देख रहे हो यहाँ पे कि आपसे पूछा जाए फ्री स्पेस की, अगर मीडियम फ्री स्पेस है तो वेव का वेलोसिटी क्या होगा, तो वेव का वेलोसिटी क्या होता है? वेव का वेलोसिटी जो होता है u इज इक्वल टू ओमेगा बाय बीटा। तो ओमेगा बीटा क्या ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो आ गया कांस्टेंट आ गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो जो फ्री स्पेस में जो होता है वेव का वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर ना? फ्री स्पेस में। लेकिन लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के केस के लिए इसका मतलब लिख लो कि इन फ्री स्पेस वेव वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, इट इज कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अगर वैल्यू पुट करोगे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का। ओके, अब फॉर लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए, फॉर लॉसी डाइलेक्ट्रिक एक चीज और बता देता हूं कि फ्री स्पेस के लिए जो बीटा जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। बाकी ये जो टर्म है कांस्टेंट है, तो बीटा इज लिनियरली डिपेंडेंट ऑन ओमेगा। कहने का मतलब ये है फॉर फ्री स्पेस बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा लिनियरली। ये लीनियर है ना, लीनियर। ओके, लेकिन लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए जिसमें कंडक्टिविटी 0 नहीं होता है, मतलब फॉर लॉसी डाइलेक्ट्रिक बीटा जो है इज नॉट लीनियर फंक्शन ऑफ ओमेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर बीटा लीनियर फंक्शन है ओमेगा का तो वेलोसिटी क्या होगा, वेव का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर
बीटा लीनियर फंक्शंस नहीं ओमेगा का, इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी क्या हो गया, डिपेंड करेगा वो फ्रीक्वेंसी पे। कैसे करेगा ये मैं बता दूं। अब देखो यहाँ पे बीटा इजकल टू ओमेगा, यहाँ पे क्या 1/ओमेगा², कुछ तो टर्म आएगा, लीनियरली डिपेंडेंट तो नहीं होगा। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा, ठीक है ना, तो बीटा भी वेरी करेगा। फर्स्ट केस में भी वेरी करेगा लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुआ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब लीनियरली वेरी कर रहा है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कर रहा तो लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है। तो फॉर लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए जो बीटा है वो लीनियर फंक्शन नहीं है ओमेगा का, क्लियर ना। तो फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए वेव का वेलोसिटी जो है डिफरेंट होगा, है ना। जैसा मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगा डिफरेंट वेलोसिटी होगा, मतलब वो डिस्पर्स हो जाएगा। पहले क्या था, वो एक फ्री स्पेस में एक ही फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या था वो डायरेक्ट ये आपका लीनियर फंक्शंस था, तो एक ही फ्रीक्वेंसी, मतलब वो क्या था, कांस्टेंट था। कांस्टेंट आया था कितना हो, 1/√(म्यू0 ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं था। लेकिन अदर देन मतलब ये फ्री स्पेस के लिए था, लेकिन क्या बोलते हैं आपका लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए बीटा क्या होगा, लीनियर फंक्शंस नहीं होगा ओमेगा का। इसका मतलब फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट वेलोसिटी होगा। ये जो फेनोमेना है, ये जो घटना है, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन, मतलब छितराव, है ना, फैलना। तो यही लिखा है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन वेव ट्रेवल विथ डिफरेंट वेलोसिटी causing what is known as dispersion, क्लियर ना। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और ये घटना क्या कहलाएगा, डिस्पर्सन। तब से कोई पूछा जाए डिस्पर्सन क्या है, तो बताएंगे कि फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेव वेलोसिटी इज डिफरेंट, दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्सन, क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करें हम, जो मेन टॉपिक है हमारा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिराइव करना है। ओके तो अब जान लीजिए, नाउ वी नो फ्रॉम वेव इक्वेशन, है ना, फ्रॉम वेव इक्वेशन क्या जानते हैं आप, डेल स्क्वायर as a beta is not linear function of omega, so u is different for different frequency, for different frequency, okay। चलिए नाउ फ्रॉम वेव इक्वेशन आप क्या जान रहे हो, इस इक्वेशन से डेल स्क्वायर ई एस माइनस गामा स्क्वायर ई एस इज इक्वल टू 0, ये आपका वेव इक्वेशन है ना। हमें इसका सॉल्यूशन तैयार करना है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए, मतलब ई एस का वैल्यू चाहिए। ओके तो मान लो कि जो वेव है आपका, वेव जो है ना, एक्स एस ओके, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आपका एक्स डायरेक्शन में है, और वेव का जो मूवमेंट है वो जेड डायरेक्शन में है। तो इसको अगर आप, ये वेक्टर के फॉर्म में है, मतलब फेजर फॉर्म है लेकिन वेक्टर फॉर्म में, तो इसको ऐसे अलग अलग लिखो, ई एक्स एस जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स। लेट यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ, लेट वेव मूव्स in z direction, okay, and electrical field is in x direction, क्लियर। जो कि डिपेंड जो है तो ई का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, एंड डज नॉट वेरी विथ
एक्स एंड वाई। क्लियर? तो अब बताओ डेल स्क्वायर ई एस को क्या लिखोगे आप? ई एक्स एस जेड माइनस वाई स्क्वायर ई एक्स एस जेड इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये क्या होता है? डिफरेंशियल ऑपरेटर जो ये है आपका, इसका कैसे लिख दो? डेल स्क्वायर ई एक्स एस बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई एक्स एस जेड डी वाई स्क्वायर प्लस डी एल स्क्वायर ई एक्स एस बाई डेल जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ई एक्स एस इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब ये ई एक्स एस जो है वो एक्स पे वेरी नहीं कर रहा है, डज नॉट वेरी विथ एक्स एंड वाई, तो ये जो टर्म है आपका क्या हो गया? 0। ये टर्म क्या हो गया? 0। लेकिन ये टर्म 0 नहीं हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? वो जेड डायरेक्शन में। तो जो इक्वेशन आ जाएगा डेल डी स्क्वायर ई एक्स एस बाई डेल जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ई एक्स एस इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसका जो सोल्यूशन होगा, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सोल्यूशन होगा, इट्स सोल्यूशन क्या होगा? ये ई एक्स एस चलो मैं यहाँ लिख दूँ, डेल स्क्वायर ई एक्स एस बाय डेल जेड स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर ई एक्स एस इज इक्वल टू 0। इसका जो सोल्यूशन होगा ना, इट्स सोल्यूशन ई एक्स एस जेड इज इक्वल टू ई ज़ीरो ई का पावर माइनस गामा जेड प्लस ई ज़ीरो डैश ई का पावर माइनस गामा जेड। ओके, अब इसका मतलब ये पॉजिटिव ट्रैवलिंग में है और ये क्या आपका नेगेटिव ट्रैवलिंग में है। इसका दो सॉल्यूशन होता है। जैसे अब मैं बता दूं आपको, अब देखे होगे कि जैसे कोई पानी स्थिर है, अब तो कोई स्थिर पानी है ना, इसे समझो डिफरेंशियल इक्वेशंस को। ये स्टिल वाटर है, जैसे आप पत्थर इस पर मारोगे तो क्या होगा इसका, ये दोनों तरफ क्या होगा, इसका वेव क्रिएट हो जाएगा। मतलब इस डायरेक्शन में भी और ये इस डायरेक्शन में भी, पॉजिटिव डायरेक्शंस में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी क्या करेगा, वो वेव क्या होगा, फैलेगा। क्लियर है ना? लेकिन हमने एज्यूम क्या किया है कि जो वेव जो मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर ना? तो ये जो कंपोनेंट है आपका, ये क्या होगा, ये 0 आ जाएगा। क्लियर? तो सिंस wave travel in positive direction, so E0 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? तो जो नेट सॉल्यूशन आएगा ई एक्स एस जेड ई ज़ीरो ई का पावर माइनस गामा जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलोंग ए एक्स एक्सिस है। ठीक है, नाउ तो सॉल्यूशन आपका ये आ गया है ना। अब इसको मैं चाह रहा हूँ क्या, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने के, मतलब टाइम फॉर्म में। तो क्या आएगा ये, इस सबको मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो ये जो आया है आपका ई एक्स एस जेड ई ज़ीरो ई का पावर माइनस गामा जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स। क्लियर? ये फेजर फॉर्म है आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड का। सिमिलरली जो है,
सिमिलरली इसका भी यूज करेंगे यूजिंग डेल स्क्वायर एच एस माइनस वाई स्क्वायर एच एस इक्वल टू 0। तो हमें इक्वेशंस क्या मिलेगा, एच एक्स एस जेड इज इक्वल टू एच जीरो ई का पावर माइनस गामा जेड। क्लियर। तो चलते हैं अब सॉल्यूशन तैयार करते हैं इसका, कैसे इसका जो है बनाएंगे हम। तो अभी फिलहाल इसको मैं मिटा रहा हूं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ये जेड टी जो है ये क्या हो जाएगा, रियल कंपोनेंट ऑफ ई एस एक्स एस ई का पावर जे ओमेगा टी। फिर से इसको मैं टाइम फॉर्म में लिख रहा हूं। ओके, तो ये क्या होगा, रियल कंपोनेंट ई जीरो ई का पावर माइनस गामा जेड इंटू ई का पावर जे ओमेगा टी। क्लियर। अब ई जीरो ई का पावर माइनस गामा के क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस जे बीटा जेड ई का पावर जे ओमेगा टी। तो रियल कंपोनेंट ई जीरो ई का पावर माइनस अल्फा जेड इंटू ई का पावर क्या हो जाएगा, माइनस जे बीटा जेड इंटू ई का पावर जे ओमेगा टी। रियल कंपोनेंट ई जीरो ई का पावर माइनस अल्फा जेड ई का पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, है ना। तो आपका जो सॉल्यूशंस आ गया इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का, तो जो ई जेड टी इज इक्वल टू रियल कंपोनेंट ऑफ ई जीरो ई का पावर माइनस अल्फा जेड ई का पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। तो ये क्या आ जाएगा, ई जीरो ई का पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स। ओके, ये जो एक्सप्रेशन निकला इलेक्ट्रिकल फील्ड का, है ना। ओके, ना अगर आपसे पूछा जाए इसको ड्रॉ करने के लिए, है ना, इसको ड्रॉ करने के लिए तो कैसे ड्रॉ करेंगे। ये आपका x हो गया, ये आपका z हो गया, है ना। ये जो मैक्सिमम पॉइंट हो गया इसका क्या हो जाएगा, ये ई जीरो ई का पावर माइनस अल्फा जेड और ये ई जीरो ई का पावर माइनस अल्फा जेड, है ना। क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये। ओके, तो ये यहां से शुरू होगा, कॉस टर्म है ना। ओके, ये इसका ग्राफ हो गया एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया एट टी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन आपसे पूछा जाए कि टाइम को थोड़ा सा कुछ किसी दूसरे टाइम पे तो क्या होगा, ये आगे की ओर क्या होगा, ये चला जाएगा, ये मतलब ये पॉइंट यहाँ पर चला आएगा, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट यहाँ, है ना।
ओके, तो ये जो देख रहे हो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस है ना। ये जो ग्राफ हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो क्या देख रहे हो अल्फा क्या हो रहा है, इस जो धीरे धीरे क्या हो गया, अल्फा बढ़ रहा है, मतलब अल्फा एटेन्यूएशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे पतला हो रहा है ना। तो अल्फा इसको बोलते हैं एटेन्यूएशन कांस्टेंट को बोलते हैं। तो ये जो ग्राफ है ना, ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो ये आपका एक्स डायरेक्शन में है और ये आपका जेड डायरेक्शन में है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन, ये हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को ड्रॉ करने का और उसका इक्वेशन लिखने के लिए। तो ये इक्वेशन हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, है ना। तो चलिए हम इसको मिटा दें। तो इसको मैं हटा देता हूं। अब जो है इसका सॉल्यूशन कितना है वो लिख देते हैं। तो ई जेड टी इज इक्वल टू E0 e का पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स, और ये इसका ग्राफ को मैंने ड्रॉ कर दिया। क्लियर। अब इसको मिटाएं। अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। Now अब ये h जैसे क्या था इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन डेल स्क्वायर एच एस माइनस वाई स्क्वायर एच एस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसका जो भी क्या आ जाएगा, ये डेल स्क्वायर एच एस एक्स या एक्स एस जेड बाय डेल जेड स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर एच एक्स एस जेड इक्वल टू 0। तो इसका भी जो सॉल्यूशन होगा क्या आएगा, एच एक्स इज इक्वल टू एक चीज अब इस इक्वेशन ये जो है ना एच एस निकालना है हमें। तो अब जान रहे क्या रहे हो कि सिंस डेल क्रॉस ई एस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा एच एस। क्लियर। तो जो एच एस है आपसे भी तो निकल सकता था डायरेक्ट। हाँ, तो ये क्या है, डेल क्रॉस ई एस बाय माइनस जे ओमेगा म्यू। ओके। तो अब इसको इक्वेशन नंबर मैंने अभी तत्काल 1 मान लिया है ना। तो ये जो डेल क्रॉस ई एस है इज इक्वल टू क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर ए एक्स यूनिट वेक्टर ए वाई यूनिट वेक्टर ए जेड डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। चूंकि इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट है ना, ये जो कंपोनेंट है सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, तो क्या लिखेंगे हम,
ई एक्स एस जेड, ये ज़ीरो ये ज़ीरो, ओके। ए एक्स कंपोनेंट फर्स्ट कॉलम में तो ज़ीरो आ गया, माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ज़ीरो माइनस डी ई एक्स एस बाय डेल जेड प्लस ए जेड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जीरो माइनस डेल ई एक्स एस जेड बाय डेल वाई। क्लियर? नाउ ये तो जीरो आ गया, प्लस हो जाएगा, तो प्लस यूनिट वेक्टर ए वाई डेल वाई डेल जेड, ई एक्स एस जेड कितना है, ये है, तो ई ज़ीरो ई का पावर माइनस गामा जेड प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड, इसके आगे माइनस लगा दें, डेल बाय डेल वाई ई ज़ीरो ई का पावर माइनस गामा जेड, है ना। तो ये तो आ जाएगा आपका यूनिट वेक्टर ए वाई डेल बाय डेल जेड ई ज़ीरो ई का पावर माइनस गामा जेड माइनस गामा, है ना, वो जीरो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y माइनस वाई ई नॉट ई का पावर माइनस गामा जेड यूनिट वेक्टर ए वाई, ये डेल क्रॉस ई एस आ गया, है ना। तो जो एच एस होगा, मतलब एच एस एक्स जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या होगा, माइनस वाई ई नॉट ई का पावर माइनस गामा जेड बाय माइनस जे ओमेगा म्यू यूनिट वेक्टर ए वाई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वाई ई नॉट ई का बाय, ओके। तो अब क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है आपका एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका वाई डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या आपका जेड डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। नाउ हमारा एम है कि जैसे ई लिखा है ना, उसी तरह आपका एच के लिए लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, ओके। नाउ ये क्या हो जाएगा, इसको ई ज़ीरो बाई ओमेगा म्यू बाय ओमेगा, है ना, ई का पावर माइनस गामा जेड, इसको लिख सकते हैं क्या है, ई ज़ीरो बाई एन ई का पावर माइनस गामा जेड। क्लियर? तो जो आपका एच एस एक्स आ गया फेजर फॉर्म में, है ना, ये क्या आ जाएगा, ई ज़ीरो बाई एन माइनस गामा जेड, इसको नंबर 2 मान लिया मैंने। ये जो एन है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको बोलते हैं एन, क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा, नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, नोन एज इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। अब बताओ हमें एन का वैल्यू कितना है, तो एन जो है आपका कितना है, ओमेगा म्यू बाय वाई। क्लियर? एक चीज और छूट रहा है लगता है ना, जे जो है यहाँ पे जे तो होगा ही, क्लियर, जे है ना, तो ये आ जाएगा जे, है ना। नाउ इसको लिख सकते हैं जे ओमेगा म्यू वाई, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब जे ओमेगा म्यू वाई, वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, जे म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा ई, ये जे से जे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, वाई बाय
सिग्मा प्लस जे ओमेगा म्यू। क्लियर? नाउ इसको क्या लिखेंगे आप? रूट अंडर जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ना, बाय सिग्मा प्लस जे ओमेगा म्यू। क्लियर? तो ये जो है इसको अब अंडर ले जाएं, जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, जो रिजल्ट आया है उसको मैं लिख देता हूँ ना। ये जो आ गया आपका HSXZ जो है ये आ गया E0/n e⁻⁻YZ। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया, है ना। अभी हमारा एम है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कितना होगा, तो इसको मैं मिटाऊं। नो, तो ये जो है n इज इक्वल टू, ये जो टर्म है ये से कट गया, तो जे ओमेगा म्यू बाय सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ये हुआ। ओके, है ना। अच्छा, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको जो है n थीटा n लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, n e⁻j थीटा n, है ना। अब हमारा एम क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ये क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बताओ n 2 बार मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, तो ये रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो क्या होगा, जैसे ये मैंने जे ओमेगा म्यू बाय सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन इंटू जे ओमेगा म्यू बाय एप्सिलॉन बाय, तो ये हट जाएगा। अच्छा, ये n क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड के टर्म में n थीटा n, इसको भी मैग्नीट्यूड थीटा n इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू बाय सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और थीटा n थीटा क्या होगा, 2 थीटा n हो जाएगा, है ना। आपने क्या किया, इसको पोलर फॉर्म में लिख दिया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर था या वेक्टर था, इसको आपने क्या किया, पोलर फॉर्म में लिख दिया, इसको एक पोलर फॉर्म में। तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, और एंगल क्या होता है, जुट जाता है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करते हो तो। नाउ ये जो है इसको जे ओमेगा म्यू बाय सिग्मा प्लस जे ओमेगा म्यू मल्टीप्लाई करते हैं, सिग्मा माइनस जे ओमेगा एप्सिलॉन सिग्मा माइनस जे ओमेगा एप्सिलॉन, तो ये क्या आ जाएगा, जे ओमेगा म्यू सिग्मा माइनस जे ओमेगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन का स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, है ना। तो इसमें जो आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रियल टर्म होगा जे स्क्वायर मतलब -1 माइनस प्लस, तो ओमेगा स्क्वायर म्यू ई, और ये क्या हो जाएगा प्लस जे ओमेगा म्यू कंडक्टिविटी, है ना। इसको मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, बाय ये क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर का मतलब -1, तो एप्सिलॉन स्क्वायर ये रो स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना, मतलब n स्क्वायर का जो n स्क्वायर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर,
इसका जो मैग्नीट्यूड होगा हाँ, तो ये जो है आपका दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ई बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस जे क्लियर। तो एन स्क्वायर, इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इस टर्म का मैग्नीट्यूड, हाँ, तो एन स्क्वायर 2 थीटा एन इसमें मैंने इसको बाहर ले लिया 1 बाय रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर, इसका पावर 4 हो जाएगा, ओमेगा 4 यू म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ओमेगा स्क्वायर हाँ, ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर कॉमन है, तो बचेगा क्या इसमें, ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस कंडक्टिविटी का स्क्वायर, है ना, बाय ये क्या आ जाएगा, ओमेगा म्यू ओमेगा स्क्वायर ओके। एक मिनट, ये चीज़ मैंने गलत कर रहा है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा ना, तो हाँ ये आ जाएगा गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो कैंसिल होगा ये, तो ओमेगा म्यू बाय रूट अंडर गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें जो है आप करो क्या, ओमेगा म्यू ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर कॉमन हो गए, तो क्या बचेगा, सिग्मा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब ये ओमेगा म्यू बाय ओमेगा एप्सिलॉन 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आ गया।
ये जो आपका ओमेगा बाय म्यू बाय एप्सिलॉन बाय 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, ये जो निकला आपका ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना। ओके, क्लियर। तो अब जो है इसको मैं यहाँ पे लिख दूं तो जो n हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू बाय एप्सिलॉन, और अरे बाबा ये तो इसका एक स्क्वायर रूट ऑलरेडी था ही 1/2, अब एक और स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा ई का होल स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, ये 1/4। ये आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का ये मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ, जो मैग्नीट्यूड आ गया परमिटिविटी बाय 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर का पावर 1/4। क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया मैंने। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। अब हमारा एम है थीटा निकालने के लिए। तो ये जो एंगल है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको मैं मिटाऊं, है ना। जैसे ये आपका एंगल है ना, तो ये y/x क्या बताता है, tan थीटा, इमेजिनरी कंपोनेंट बाय रियल कंपोनेंट क्या होगा tan थीटा, लेकिन एंगल कितना है यहाँ पे 2 थीटा n है, तो जो tan 2 थीटा n हो जाएगा कितना होगा, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इसका जो है डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो क्या आएगा इसका इसका ओमेगा म्यू एप्सिलॉन बाय ओमेगा स्क्वायर म्यू, है ना। तो जो tan 2 थीटा n जो आ जाएगा tan 2 थीटा n कितना आएगा, ये ओमेगा से कैंसिल हो गया, म्यू से म्यू कट गया, तो सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन। क्लियर। तो ये आपका एंगल हो गया। तो अब बताओ, अब जानते हो कि जो 2 थीटा है, जो tan का जो वैल्यू होता है, रेंज होता है 0 से लेके 2 थीटा n कितना है, 90 डिग्री के बीच में होगा। तो जो थीटा n होगा क्या होगा, वो थीटा n क्या हो गया 45 डिग्री के बीच में। तो जो आपका n है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप कैसे लिखोगे, n एंगल थीटा n, और इसको कैसे लिख सकते हो, n e का पावर j थीटा n। क्लियर। तो आपसे पूछा जाए जे थीटा n कितना होगा, तो आप निकाल लेंगे, फिर 2 थीटा n इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स सिग्मा बाय 2, तो थीटा n कितना हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे tan 2 थीटा n कितना आ गया, सिग्मा बाय ओमेगा ई, इसको क्वेश्चन नंबर 4 मान लिया। तो अब जरा बताओ, इसको मैं मिटाऊं, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए n को लिखने के लिए, n जो आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो n e का पावर j थीटा n लिख देंगे, है ना। अब इसको मैं मिटाऊं, जहाँ पे थीटा n के बारे में लिख दिया मैंने। ये आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है, जिसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अब आप क्या जान रहे हो कि जो HSX जो है ना, फेजर फॉर्म में कितना है, ये E0/n e का पावर माइनस गामा z।
तो ये जो E0 n को आप कैसे लिखेंगे आप, मैग्नीट्यूड e का पावर j थीटा n e का पावर माइनस गामा z। और क्या लिख सकते हो, E0 n का मैग्नीट्यूड e का पावर माइनस j थीटा n इंटू e का पावर माइनस गामा z। क्लियर। अब ये चूंकि फेजर फॉर्म में था, इसको हम टाइम फॉर्म में लिखेंगे, तो जो होगा क्या, h z t, है ना, ये क्या होगा, रियल कंपोनेंट ऑफ h x z e का पावर j ओमेगा t। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, यूनिट वेक्टर a y जो मैंने निकाला था, है ना, ये जो डायरेक्शन है क्या निकला था, यूनिट वेक्टर a y। ओके, नाउ रियल कंपोनेंट ऑफ एच एस एक्स कितना निकला है, E0 बाई n e का पावर माइनस j थीटा n e का पावर माइनस गामा के जगह क्या लिख देंगे हम, अल्फा प्लस j बीटा इंटू टी। क्लियर। और क्या है, e का पावर इंटू e का पावर j ओमेगा टी। तो रियल कंपोनेंट E0 बाई n e का पावर क्या होगा, माइनस जेड कहीं छूटा है क्या, ओ ये क्या, यहाँ पे जेड है ना, जेड है ये, ठीक है, ये जेड है ना, तो ये ई का पावर माइनस अल्फा जेड और ई का पावर जे कॉमन लेंगे, तो ये ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा एन, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, E0 बाई, सॉरी, हाँ ठीक है, E0 बाई n e का पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा एन। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ये निकल गया, डायरेक्शन क्या हो गया, ए वाई। क्लियर। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे आप जानते हो, आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, जैसे I इज इक्वल टू आई एम साइन V इज इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी है, और करंट आ जाता है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5। इसका मतलब क्या समझते हो कि करंट लैग करता है वोल्टेज से। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दोनों में क्या रिलेशन देख रहे हो, ये लैग कर रहा है थीटा एंगल से। मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी से लैग कर रहा है बाय थीटा एंड एंगल। क्लियर। तो यही हमारा फाइनल पॉइंट था, इसी का जो है हमें निकालना था। ठीक है, तो ये जो निकला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये निकला इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, है ना, फॉर लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए। नाउ अब रेशियो ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, है ना। तो अब जानते क्या हो, JSCS, है ना, फेजर फॉर्म में लिखा। ये क्या आपका कंडक्शन करंट डेंसिटी, ये क्या होता है, सिग्मा ES। क्लियर। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ये क्या होता है आपका J ओमेगा एप्सिलॉन ES, है ना। तो इसको जो आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका जो है क्या होगा, JCS, और ये क्या हो जाएगा, JDS। क्लियर। ये एंगल मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो जो tan थीटा होगा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ JCS बाई
जे डी एस, क्या होगा सिग्मा ई एस बाई जे ओमेगा एप्सिलॉन ई एस, है ना। तो क्या बचेगा ये सिग्मा बाई ओमेगा ई, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, तो ये मैग्नीट्यूड तो जे हट जाएगा, तो क्या बचेगा सिग्मा ई टेन थीटा। इसको बोलते हैं लॉस टेंजेंट, है ना, लॉस टेंजेंट एंगल। क्लियर। तो अब इसका कंपेयर करो टेन थीटा, तो ये जो है आपका टेन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा बाई ओमेगा परमिटिविटी। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 5 लिख लिया। तो दोनों में क्या रिलेशन है आपका, तो फ्रॉम 5 and 4, फ्रॉम 5 and 4 क्या देख रहे हो आप, फ्रॉम 4 and 5 जो है, जो टेन थीटा है, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा एन, मतलब थीटा एन जो क्या हो जाएगा 1/2 थीटा। क्लियर ना। तो जो आया उसको मैं लिख देता हूँ, जो अभी तक सीखा मैंने, इसको मैं हटा देता हूँ, इतना तो हो गया। तो ये एक पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, तो ये जो है आपका एच जेड टी इज इक्वल टू E0/n ई का पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा एन यूनिट वेक्टर ए वाई। क्लियर। अब मैं इसको मिटा दूं, ओके। एक चीज और है, ना, इस इक्वेशन का यूज करके, यूजिंग डेल क्रॉस एच एस इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा एस परमिटिविटी ई एस, है ना। इसमें मैं जे ओमेगा ई को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 प्लस सिग्मा बाई जे ओमेगा परमिटिविटी ई एस, है ना। तो जे ओमेगा एप्सिलॉन 1 माइनस सिग्मा बाई जे सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन ई एस। ओके, इसको इस तरह लिख सकते हैं, जे ओमेगा ई सी ई एस, है ना। तो ये जो ई सी है है ना, तो एप्सिलॉन एस जो है आपका, इसको मैं सी से लिख देता हूँ, जो ई सी है वो क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर करोगे तो एप्सिलॉन 1 माइनस जे, है ना। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी, कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी, है ना। तो इसको अब अलग अलग करके लिखेंगे, एप्सिलॉन माइनस जे सिग्मा बाई ओमेगा। क्लियर। तो इसको एप्सिलॉन माइनस जे एप्सिलॉन डैश, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन के बराबर है, और एप्सिलॉन डबल डैश जो है वो क्या है, सिग्मा बाई ओमेगा, है ना। एक चीज और, टेन थीटा क्या है आपका, सिग्मा बाई ओमेगा ई
क्लियर? तो सिग्मा बाय ओमेगा क्या, एप्सिलॉन डबल डैश, और एप्सिलॉन क्या है, ये है ना, तो आप लिख सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन। ओके, तो यही सब था इक्वेशंस, है ना आपका। नेक्स्ट क्लास में जो है मेन जो टॉपिक था वो आपका ख़त्म हो गया। ये जो मॉड्यूल नंबर 7 है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, लॉसी डाइलेक्ट्रिक वेव इक्वेशन इन वेव प्रॉपर्टीज इन लॉसी डाइलेक्ट्रिक। इसका कुछ स्पेशल केस है वो मैं कल बताएंगे। बस आप इन सब फार्मूला को आप ध्यान में रखेंगे, है ना। उसके बाद मैं बताऊंगा पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। ओके, थैंक यू।